अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फाजिल यूनानी क्लासेस। आज हम एक मौलियात का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे शुरुआती, क्योंकि आज ये हमारी फ़र्स्ट डेमो क्लास है। तो इसमें हम शुरुआत के ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और आज हम अमराज़ रास, जो हमारा पहला टॉपिक है मौलियात का, और अमराज़ रास व आसाब, उस पर बात की जाएगी। ये काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है मौलियात के क्वेश्चन इस साल तो बहुत कम आए थे और लास्ट ईयर भी थोड़े बहुत रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौलियात से क्वेश्चन नहीं आते। मौलियात, उमूर तबैया, गायनी, अदविया, ये ऐसे टॉपिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी कभी 9, कभी 10। तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि इस साल मौलियात से क्वेश्चन नहीं आए थे, तो हम इसको थोड़ा बहुत कम पढ़ें या सिलेक्टेड पढ़ें। मौलियात आपको हमेशा, जब भी आप पीजी की तैयारी के लिए जाएंगे, आपको पूरी मौलियात पढ़नी पड़ेगी और अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह से उसूल तिब भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इस बार उसूल तिब के बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, थोड़े से घुमा के दिए गए थे लेकिन ज़्यादातर थे। बहरहाल, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अमराज़ रास और आसाब। तो सबसे पहले जब शुरुआत होती है मौलियात की, तो सबसे पहला असबाब व अलामात जो किताब है नजीबुद्दीन समरकंदी साहब की, इसी से शुरुआत होती है। आज से अगर 7-8 साल पहले के आप पेपर उठाकर देखेंगे तो ये हर एक आध साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता था कि असबाब व अलामात के मुसन्निफ़ कौन है। तो उसमें दो कन्फ्यूज़न हुआ करते थे। एक तो ये था कि नजीबुद्दीन समरकंदी साहब की है या इब्न नफ़ीस की, क्योंकि इब्न नफ़ीस ने इसकी शरह लिखी है, लेकिन जो मेन ऑथर है वह है नजीबुद्दीन समरकंदी। इन्होंने ये किताब 1222 AD में लिखी थी और उसके बाद इसकी जो तशरीह हुई, जो इसकी तशरीह की गई, वो अल्लामा नफ़ीस ने लिखी गई। इनको हम बुरहानुद्दीन नफ़ीस भी कहते हैं। नफ़ीस, इब्न नफ़ीस और बुरहानुद्दीन नफ़ीस, और एक नफ़ीस और हैं जिन्होंने हमारे उसकी सर्कुलेशन की, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, वो अलग हैं, दो हैं। लेकिन जो मेन असबाब व अलामात की जो शरह लिखी गई है वो अल्लामा नफ़ीस ने लिखी है, जिनका दूसरा नाम बुरहानुद्दीन नफ़ीस है। तो ये जो किताब थी, मेनली इस किताब के अंदर जो बीमारियाँ थीं, उसकी जो इलनेस थी, उसकी जो बीमारियों के जो कॉज थे, उसके बारे में इसका ज़िक्र था, और उससे क्या क्या हमें सिम्टम्स मिलते थे, अलामात मिलती थी, उसका ज़िक्र था, और उसके इलाज का ज़िक्र था। इसमें आज़ा के बारे में भी बताया गया है इस किताब के अंदर, लेकिन एनाटॉमी नहीं बताई गई इस किताब के अंदर। फिजियोलॉजी बताई गई, आज़ा की हैयत के बारे में बताया गया, आज़ा किस तरह से काम करते हैं, बीमारी से किस तरह से आज़ा मुतासिर होते हैं, ये सब इस किताब के अंदर ज़िक्र किया गया, सिवाय एनाटॉमी के अंदर। तो ये किताब जो फिर असबाब व अलामात, हर किसी को याद होना चाहिए, इसका जो मेन ऑथर है वो नजीबुद्दीन समरकंदी साहब हैं। नजीबुद्दीन समरकंदी साहब का एक कौल और मशहूर है कि इन्होंने आँख को, जो हमारी आँख होती है, आँख को सर का हिस्सा नहीं माना है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है AIPGT में, बाज़ किताबों में ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि ये इन्होंने इसको आँख का नहीं माना है। अब मैं जो आपको ये PDF आपके सामने है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी हुई नहीं हैं, जो हमारे नोट्स वगैरह हमने बनाए थे वो हमें याद रहती, तो बीच बीच में आती रहेंगी। तो जब भी आप लोग हमारी क्लास अटेंड करें या जब भी आप इस हमारी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखें, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप हमेशा एक बॉल पेन, एक पेन और एक कॉपी लेकर हमेशा बैठें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच बीच में याद आती हैं, तो हम उसका ज़िक्र कर देते हैं और वो बहुत सी चीज़ें इसमें मौजूद नहीं रहती, और सबको एक जगह लिखना ये भी किसी हद तक मुमकिन नहीं है। तो जब भी आप नोट्स जो भी बनाते चलें अपने हाथ से, काफ़ी टाइम है, 10 महीने का टाइम है अभी, तो किसी और के PDF पे आप वो करें कि वहाँ से मुझे मिल जाए तो मैं उसको पढ़ लूँगा। उससे बेहतर ये है कि आप थोड़े थोड़े करके, काफ़ी टाइम है, 10 महीने बहुत होते हैं। अगर एंड के 3 महीने या 4 महीने होते तो मैं आपसे कहता आप मुझसे नोट्स लीजिए, पढ़ लीजिए, तैयारी करिए, क्योंकि टाइम कम है। लेकिन जब हमारे पास टाइम मौजूद है तो हम नोट्स बनाने के फ़ायदे देखिए 2 होते हैं। एक तो ये होता है कि जो भी हम बनाते हैं नोट्स, वो हमें अच्छी तरह से रिवीजन करने में बाद में परेशानी नहीं आती। और दूसरा ये है कि जब हम एक बार नोट्स बना लेते हैं, उसके नोट्स से फिर जब हम नोट्स बनाएंगे, तो वो अगर पहले आपने नोट्स 200 पेज में बनाए हैं, तो जब आप सेकंड बार नोट्स बनाने जाएंगे तो आपके हो सकता है 150 पेज रह जाएँ, 100 पेज रह जाएँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जहन नशीन हो जाती हैं, जिन्हें हमें बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जिसे अभी इस किताब का ही जिक्र ले लीजिए, इसमें कॉज, इलनेस एंड सिम्टम एंड देयर ट्रीटमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया है। तो एक बार हमने आपको बता दिया, आपको जहन नशीन हो गया कि ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम आप इसकी नोट्स बनाएंगे तो ये आप इसमें उसको नहीं लिखेंगे। तो इसकी मेन जो पॉइंट्स है फिर आप वो लिखेंगे, जैसे कि बुक किसकी है, समरकंदी साहब की है, इसकी शरह किसने लिखी, अल्लामा नफीस ने लिखी। और एनाटॉमी का आप लिखना चाहें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो मेन होती हैं अक्षिया दिमाग का जिक्र आता है हमारी इस किताब के अंदर। तो जो मेम्ब्रेन्स का जिक्र किया गया है वो 3 तरह की इसमें हमारे बताए गए हैं। मेनली जो दिमाग है इसको हिस्सो हरकत का और अक्ल तमीज़ का मरकज़ बताया जाता है, और होता भी है, ज़ाहिर सी बात है। तो जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं और जो भी हमारे सोचने की क़ुव्वत है, ओवरऑल जो भी हम काम करते हैं, अफ़ाल हमारे जितने भी अंजाम पा रहे हैं, और तो वो दिमाग की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। अच्छा, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं उनकी जो तादाद होती है वो 31 होती है, पेयर होते हैं वो। तो वो स्पाइनल नर्व, उन्हें हम 31 जोड़े आसाब के कह लीजिए या स्पाइनल नर्व्स कह लीजिए। अब देखिए ये चीज़ याद आई, और ये इसमें मेंशन नहीं है। अब जब आप कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, बुक लेके बैठेंगे अपने साथ, तो कोई पॉइंट आपको टच करेगा तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो इससे आपकी तैयारी, और जो पॉइंट्स रह जाते हैं ये आपके लिए स्कोरिंग पॉइंट्स होंगे। और इसी तरीके से फिर दिमाग को भी अतिबाओं ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो मुक़द्दम दिमाग यानी कि आगे वाला हिस्सा, मुअख्खर दिमाग पीछे वाला, औसत दिमाग बीच का हिस्सा, और इसको लास्ट पार्ट जो है हराम मग़ज़ की जो जड़ होती है जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, इसको कुल मिला के 4 हिस्से किए हैं। और जो अतिबाओं ने जिक्र किया है ज़्यादातर वो मुक़द्दम दिमाग का किया है। मुक़द्दम दिमाग को इन्होंने इसकी जो सतह बयान की हैं वो 3 तरह की बयान की हैं, यानी कि जो आपका फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, एक तो इन्होंने बैरूनी सतह बताई है, दूसरी अंदरूनी, और तीसरी ज़हरी सतह। ये जो सतहें हैं अंदरूनी, बैरूनी और ये ज़हरी सतह, इसके अंदर एक नेटवर्क होता है, एक नेट टाइप की होती है, इसको खलाएँ कह सकते हैं। और इसका जो टर्मिनोलॉजी है यूनानी में, इन जो खलाओं को कहा गया है वो कहा गया है बतून शरीफ़ा, यानी कि इन खलाओं को बतून कहा गया है, यानी कि पॉकेट्स टाइप की इसके अंदर बन जाती हैं बतून शरीफ़ा। और इसी के अंदर अतिबाओं का मानना है कि रूह नफ़सानी होती है। रूह नफ़सानी, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि रूह नफ़सानी कहाँ होती है, दिमाग में, ज़ाहिर सी बात है होती है, ओवरऑल मोटी मोटी सी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बतून शरीफ़ा में होती है या दूसरे तरह के बतून, या 4-5 आपको ऑप्शन अलग से दे दिए गए मिसगाइड करने के लिए, तो मुक़द्दम दिमाग हुआ। मुक़द्दम दिमाग की 3 लेयर हो गई, बैरूनी हो गई, अंदरूनी हो गई और ज़हरी हो गई। इनके बीच में एक मैशवर्क होता है नेट का, जिसको बतून शरीफ़ा कहा जाता है। और बतून शरीफ़ा के अंदर जो है वो रूह नफ़सानी होती है। लास्ट पॉइंट क्या है मुक़द्दम दिमाग का, कि इसके अंदर 1-2 हिस्सों में एक शिगाफ के ज़रिए इसको बांट देते हैं। थियोरेटिकली इन्होंने बांट रखा है, तो उसको जो बांटते हैं तो वो जो शिगाफ होता है या वो जो लाइन जारी होती है, या अतिबाओं ने उसको मेम्ब्रेन माना होगा, इसका क्लियरिफिकेशन ज़्यादा है नहीं, तो उसको इन्होंने फ़रजाए तूलिया के नाम से मौसूम किया है। फ़रजाए तूलिया, अगर ये पूछा जा सकता है कि मुक़द्दम दिमाग 2 हिस्सों में किस शिगाफ के ज़रिए बटा हुआ है, तो आप बता सकते हैं फ़रजाए तूलिया के ज़रिए ये शिगाफ इसको कहते हैं। और इससे ये जो हमारा फ्रंटल लोब है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। चलिए, ये बात हो गई दिमाग के बारे में। अब आ जाते हैं असल टॉपिक पे हमारी, कि जो हमारे जो मेम्ब्रेन्स हैं जो इनको डिफ़ाइन की गई हैं यूनानी के अंदर, सबसे पहले उम्मे गलीज़। लेकिन अगर हम नीचे से चलें, ये तो इन्होंने बुक्स में जो लिखी हैं ये इसी तरह का पैटर्न है जो मैं आपके सामने ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर साइंटिफिकली हम चलें, जैसे ब्रेन के नीचे से की सतह से चलें, तो सबसे जो ब्रेन के पास जो लेयर होती है वो पायामेटर होती है, जिसको हम यूनानी में उम्मे रक़ीक़ कहते हैं। उम्मे रक़ीक़ या पायामेटर, ये दिमाग के बाद से मिली हुई एक सतह होती है, एक लेयर होती है, इसको पायामेटर कहते हैं। तो अगर आप नीचे से जा रहे हैं तो पायामेटर को ऊपर रखिए, तो फर्स्ट लेयर क्या होगी, पायामेटर यानी कि उम्मे रक़ीक़। सेकंड लेयर जो होती है वो होती है अरेक्नॉइड मैटर, जिसको कहा जाता है ग़िशाए अनकबूतिया। ये पायामेटर से ऊपर होती है
और इसको ग़िशाए अनकबूतिया कहते हैं। और सबसे ऊपर जो मैटर होता है जो ड्यूरा मैटर के नाम से मशहूर है और इसको उम्मे गलीज़ भी कहते हैं, ये लेयर सबसे ऊपर होती है और काफ़ी मोटी होती है, थिक भी होती है। तो सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर होगी, बीच में अरेकोनाइड मैटर और सबसे नीचे पाया मैटर। तो अरेकोनाइड मैटर ग़िशाए अनकबूती जो है वो ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में होगी। बहुत बार सवाल आता है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ सकते हैं कि ग़िशाए अनकबूतिया ड्यूरा मैटर से ऊपर होती है या ड्यूरा मैटर के नीचे होती है या पाया मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में होती है। इस तरह से जब क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आपका जो पढ़ा होगा आपने सही तरीके से कि भाई अरेकोनाइड मैटर बीच में होती है और दोनों लेयर के बीच में सैंडविच हो रही होती है, जाहिर सी बात है वो दोनों के बीच में होगी, ना कि ड्यूरा मैटर के ऊपर में होगी, ना कि पाया मैटर के नीचे होगी। ग़िशाए अनकबूती की जो खोज की थी, जो पता किया था, तो एक तबीब गुज़रे हैं एरोफिलस, थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लिएगा। एरोफिलस हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल कबल पहले पैदा हुए थे। 400 साल उनसे पहले ये पैदा हुए थे और ये एक हकीम थे और इन्होंने इसकी जो है वो डिस्कवरी की थी इस लेयर की, यानी कि ग़िशाए अनकबूती की जो लेयर बीच में होती है। ठीक, अब इसके बाद इस बतून काज़िबा ग़िशाए अनकबूती के ऊपर और नीचे कुछ फ़िज़ाएँ होती हैं जिनको नफ़ीस ने बतून काज़िबा कहा है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ग़िशाए अनकबूती, अब जिस तरह से भी हमने देखा कि मुक़द्दम दिमाग में 3 लेयर मिलके एक मैशवर्क बना रही थी और उसके अंदर वो बतून शरीफ़ा कहलाया गया था और उसके अंदर रूह नफ़सानी थी। इसी तरह से अगर हम अरेकोनाइड मैटर की बात करें तो अरेकोनाइड मैटर के ऊपर और नीचे भी कुछ फ़िज़ाएँ होती हैं, ये कुछ खलाएँ होती हैं। जैसे नीचे पाया मैटर है, ऊपर ड्यूरा मैटर है, तो उनके बीच में एक मैशवर्क बनेगा जो अनकबूती को घेरे रहेगा और उसके अंदर अब जो बनेंगे तो उसको हम बतून काज़िबा कहेंगे। दिमाग के मुक़द्दम फ्रंटल लोब में जो मैशवर्क बन रहा था और जो पॉकेट्स बन रही थी उनको हमने बतून शरीफ़ा कहा था। लेकिन अरेकोनाइड मैटर के अंदर, मेनिंजिस के अंदर ये जो पॉकेट्स बन रहे हैं इसको हम बतून काज़िबा कहेंगे। वो बतून शरीफ़ा, ये बतून काज़िबा। ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि बतून काज़िबा कहाँ होता है या और बतून शरीफ़ा कहाँ होता है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपका बिल्कुल कि बतून शरीफ़ा मुक़द्दम दिमाग की 3 लेयर से मिलके जो मैशवर्क बनता है उसमें बतून शरीफ़ा, और अरेकोनाइड मैटर का जो मैशवर्क बनता है पाया मैटर और ड्यूरा मैटर के साथ उसमें जो पॉकेट्स बनती हैं उसको बतून काज़िबा। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब इसके जो पॉकेट्स होती हैं इसके अंदर एक रतूबत भी पाई जाती है। मुक़द्दम दिमाग में क्या पाया जा रहा था? मुक़द्दम दिमाग में रूह पाई जा रही थी, ऑक्सीजन पाई जा रही थी। ठीक है, यहाँ क्या पाया जा रहा है? यहाँ एक लिक्विड पाया जा रहा है जो इसको नरिश करेगा। तो इस लिक्विड को बारे में जो बताया कि ये लिक्विड यहाँ मौजूद होता है, ये अल्लामा गिलानी ने बताया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो लिक्विड, किसने इसकी खोज की? तो गिलानी साहब ने, जो यूनानी हकीम हमारे गुजरे हैं, उन्होंने इसकी की। तो इसमें जो रतूबत पाई जाती है और इसका गिलानी जी ने इसको करा था। अब आगे हम चलते हैं। उम्मे गलीज़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं, उम्मे रक़ीक़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं, ये हमें पता होने चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन पुटअप होता है। 3 लेयर्स हो गई थी हमारी। उम्मे गलीज़ को उम्मे जाफ़िया भी कहते हैं, इसको माँ तजस भी कहते हैं और इसको उम्मे सफ़ीक़ भी कहते हैं। इसके 4 नाम हैं। चारों नाम जो हैं ये ड्यूरा मैटर के हैं, जो सबसे ऊपर की लेयर है। ऊपर की तरफ से अगर हम देखते हैं तो उम्मे गलीज़, उम्मे जाफ़िया, माँ तजस, कुछ लोग इसे माँ तबहस पढ़ते हैं, कुछ लोग माँ तजस पढ़ते हैं, कुछ लोग माँ तजस्सुस पढ़ते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो हो, लेकिन लिखा ऐसे ही जाएगा माँ तजस। और उम्मे सफ़ीक़, ये चारों नाम उम्मे गलीज़ के हो गए, यानी कि ड्यूरा मैटर के हो गए। अब उम्मे रक़ीक़ को आप ग़िशाए मशीमी या उम्मे दिमाग, इसके 2 नाम हैं छोटे छोटे थे। उम्मे रक़ीक़ को ग़िशाए मशीमी कहेंगे। मशीमी यानी कि जैसा बच्चे को एक जाल घेर लेता है जब वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है, इस तरीके से ये उम्मे रक़ीक़ जो है ये घिरी हुई होती है एक मैशवर्क से, और इसे उम्मे दिमाग भी कहा जाता है। ठीक, और उम्मे रक़ीक़, उम्मे गलीज़, इन दोनों को मिला के हम अमीन कहते हैं। उम्मे रक़ीक़ यानी कि पाया मैटर और उम्मे गलीज़ यानी कि ड्यूरा मैटर, जब दोनों को एक साथ हम कंबाइन करके इनका कोई नाम रखा जाता है तो उसको हम कहते हैं अमीन।
बहुत सिंपल तरीका है ऐसे याद रखने का। उम्मे गलीज़ दोनों में और आ रहा है, तो जो अमीन बनेगा दोनों उम्मे गलीज़ और उम्मे रक़ीक़ से मिलके अमीन बन जाएगा। अनकबूत में आता नहीं है, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो अमीन के अंदर शामिल नहीं होगी। क्वेश्चन अगर आ गया कि उम्मे गलीज़ और उम्मे अनकबूत को कहते हैं अमीन, या उम्मे रक़ीक़ और उम्मे अनकबूत को कहते हैं। जब अनकबूत नहीं आ रहा, जो दो आ रही हैं हमारी, जो दो मेम्ब्रेन्स आ रही हैं, उम्मे गलीज़ उम्मे रक़ीक़, उन दोनों को मिलाकर अमीन कहा जाएगा। अब ग़िशाए अनकबूती जो है हमारी, ग़िशाए अनकबूती और पायामेटर, ये दोनों जो नीचे की जो दो लेयर्स हैं, ऊपर वाली लेयर को अब आप छोड़ दीजिए, जो नीचे की लेयर है उम्मे रक़ीक़ यानी कि पायामेटर और अरेकनॉइड मेटर, ये दोनों आपस में मिलके इन दोनों को हम लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हम लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करता है वो इन्हीं दोनों लेयर के बीच में करता है, ड्यूरामेटर के अंदर नहीं करता, तो लेप्टोमेनिंजिस के अंदर ही करता है। फिर ये आगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आगे सराहियत करती हैं। तो जब उन दो लेयर को मिलाकर अमीन कहा जा रहा था, और नीचे की जो दोनों लेयर जिसमें अनकबूत और पायामेटर शामिल हैं, इन दोनों को मिलाकर लेप्टोमेनिंजिस कहा जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, इसमें कुछ वो नहीं होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ये ना समझें कि ये शुरू का चीज़ है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगी। बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब हम पीजी का पेपर जो सेटअप करते हैं, जो सेटर होते हैं, तो उनको इंडिकेशन होता है कि 50% जो पेपर है वो आप बहुत आसान बनाइए, यानी कि बिल्कुल बेसिक दीजिए। आप कभी कभी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि साहब वो अरकान मिजाज अखलाक, इसको आप सीक्वेंस में लगाइए, भाई बड़े खुश हो गए, कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, एक रत्ती किसके बराबर होता है, जो बेसिक क्वेश्चन है। तो जो पेपर सेटर का इंडिकेटेड रहता है कि 50% ईजी, 30% मीडियम एंड 20% वेरी टफ, जिसमें आप लोग यूँ कहते हो कि ये क्वेश्चन बड़ा घुमा के दे दिया था, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, इस क्वेश्चन को हमें जवाब नहीं मिल रहा है। और कुछ गलत भी होते हैं उसके अंदर, ऐसा भी नहीं है कि जो क्वेश्चन वो सब बनाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सही होते हैं। इस बार तो बहुत ज़्यादा ही, खैर क्या बात करी जाए, लेकिन जो पेपर सेटिंग होती है इस तरह से होती है। तो जो बेसिक हैं उनको ये ना समझ के छोड़ा जाए कि अरे यार ये तो बहुत इजी है, नहीं आने वाला, कुछ नहीं। एक एक बार उसको पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, जहन नशीन होना चाहिए, और आपको वो इंशाल्लाह ताला आगे काम आएगा। अब उसके बाद फिर दिमाग का वज़न, दिमाग का जो वेट है वो अलग अलग बयान किया गया है यूनानी के हिसाब से। अभी हम मॉडर्न के हिसाब से इसमें नहीं चल रहे हैं। कोई डॉक्टर साहब ये ना उसको कंपैरिजन करने बैठ जाएं कि सर ने तो ऐसा पढ़ाया था और हमारी उसके अंदर अभी हमने हैरिसन उठा ली, दूसरी बुक्स उठा ली, सर्जरी की लिया है और मेडिसिन की, कि उसमें ये था। फ़िलहाल जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी हमारा यूनानी का, मौलियात पढ़ा रहे हैं तो यूनानी के कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। जब मॉडर्न पढ़ेंगे तो मॉडर्न के हिसाब से बताएंगे, और एक दिन उन दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे। अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो जो मेल्स के अंदर दिमाग का जो टोटल दिमाग का, किसी एक लोब की बात नहीं चल रही, पूरे चारों उनकी लोब की बात चल रही है, तो उसमें 1.5 शेर इसका इन्होंने वेट बताया है। क्या नहीं, मर्दों के अंदर कम से इसका जो वेट होगा वो 1.5 शेर होगा, और एक शेर में तकरीबन 930 ग्राम के आसपास, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इतना होता है। और औरतों में जो वेट बताया गया है वो 1 शेर और 5 छटांग, छटांग भी 57 या 58 ग्राम के आसपास होता है। उसको आप लोग देखिएगा और नोट डाउन करिएगा कि ये वेट कितना होता है। जब आप कोई चीज़ मैं आपको बता के छोड़ दूंगा यहाँ पे कि आपको ये चीज़ देखनी है, तो आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो मैं चीज़ देखूं और उसको नोट करूं। हो सकता है मैं आपको गलत बता रहा हूं, तो आपको वो चीज़ देखनी चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए। फिर आपको जब वो नोट डाउन कर लेंगे आप, तो आपको कभी भी वो चीज़ आप भूलेंगे नहीं कि सर ने तो बताया था 20 ग्राम, लाइए हम देखते हैं बुक के अंदर, हमने देखा 40 ग्राम, ओहो सर ने गलत पढ़ा दिया। अब जो 40 आपने देखा ना, जो क्यूरियोसिटी जागी आपके अंदर कि लाओ हम चल के देखें बुक्स के अंदर कंपेयर करें, तो वो 40 ग्राम आप एमडी करने के 10 साल 20 साल बाद भी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां हमसे भी होती रहेंगी और हम करते भी रहेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप आगे बढ़ें। उसके बाद बात होती है कि जो बड़े सर होते हैं, आला दिमाग के लोग होते हैं, आइंस्टीन जैसे लोग होते हैं, तो उनके जो सर का वज़न बताया गया है यूनानी के अंदर, वो बताया गया है 2 शेर 3 छटांग। मर्दों में 1.5 था, और इसमें जो जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है उनका बताया गया है 2 शेर 3 छटाक
ये वेट इतना होता है। और जो कुछ बेचारे मेंटली इल होते हैं, उनका जो पागल कह लीजिए, उन्हें मेड कह लीजिए, तो उनका वज़न बहुत कम होता है, 13 छटाक के आसपास होता है, 1 सेर और आधा सेर भी नहीं होता। तो वो 60 ग्राम के आसपास और इंटू 13 करके देख लीजिए, उसका वेट निकल जाएगा। तो मर्दों का वेट हो गया, औरतों के दिमाग का वेट हो गया, बड़े सर वालों का हो गया, पागलों का हो गया। तो ये सब चीज़ आपको मुझे उम्मीद है क्लियर होती जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद फिर जो मेन टॉपिक्स हमारे शुरू होते हैं, ये तो अभी जनरल इंट्रोडक्शन था कि अमराज जो हम पढ़ने जा रहे थे सुदा के बारे में, तो खैर हम पढ़ेंगे। उसके जो जनरल इंट्रोडक्शन दिमाग का था, जो यूनानी में दिया गया है मेन पॉइंट, तो वो यही मेन पॉइंट्स थे और इसी में से क्वेश्चन आ सकता है। समरकंदी की बुक मैंने आपको बता दी, दिमाग के पार्ट्स आपको मैंने बता दिए, दिमाग की लेयर्स बता दी, बतून शरीफा आपको बताया, बतून काजिबा आपको बताया। समरकंदी ने जो बुक लिखी थी, उन्होंने ये भी कहा है कि आँख जो है वो सर का हिस्सा नहीं है, ये एडिशनल पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा हराम मक्स से जो स्पाइनल कॉर्ड से उससे 31 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, पता है आपको, लेकिन एक बार रिकॉल कराना ज़रूरी होता है। और 3 हमारे ड्यूरामीटर हो गए, एरेक्नॉइड मीटर हो गया और पायामीटर हो गया। एरेक्नॉइड मीटर बीच में होगा, पायामीटर सबसे नीचे होगी और ड्यूरामीटर सबसे ऊपर होगा। फार्मूला चाहें तो आप डैप कर सकते हैं, DAP डैप, डी से ऊपर से शुरू करिए, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड मीटर, पायामीटर, ठीक है। नीचे वाली दोनों लेयर्स को मिला के जब हम यूनानी में बात करेंगे हम, तो उसको हम लेप्टोमेनिंजिस कह देते हैं। और ऊपर की दोनों उम्मे रकीक, उम्मे सफ़ीक को आप मिला लेंगे तो उसको हम अमीन कहते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा और होप ये आपको इजी याद हो गया होगा। एक बार आप रिकॉल करेंगे तो उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहन नशीन हो जाएगा। तो पहला टॉपिक आता है मौलियात के अंदर सुदा। जब हम पढ़ते थे फाइनल ईयर के अंदर, तो हम इसके नाम से ही घबरा जाते थे कि सुदा, हमारे सर में दर्द होने लगता था कि सुदा है भाई, बड़ा टिपिकल होगा, बड़ा पता नहीं क्या मसला है। लेकिन बहुत इजी है, कुछ नहीं है। सुदा का अगर आप एक बार धीरे धीरे पढ़ के एक बार आप जहन नशीन कर लेंगे, तो जो जितने भी सुदा हैं वो आप 1 घंटे में, जब आप तैयारी कर चुके होंगे, तो आधे 1 घंटे में रिकॉल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है सुदा फ़ौरन। सर का आपका भी सुदा ख़त्म हो जाता है और चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक ये चीज़ कर लीजिए, इसकी डेफिनीशन क्या है सुदा की। सुदा जो है, सर के आज़ा में पैदा होने वाले दर्द को सुदा कहा जाता है। और ये जो डेफिनीशन है, ये नफीस ने दी है, इब्ने नफीस ने दी है। इसको मैंने आज़ा को रेड इसलिए किया है कि सवाल इस तरह से आ सकता है कि सर के आज़ा में होता है सुदा, सर के जौहर में होता है, सर के नफ्स में होता है, सर के किसी और पार्ट में होता है। तो ये मेन हमें ये याद रखना है बिल्कुल कि सर के आज़ा में होता है, ना कि उसके जौहर में होगा, ना खलाओं में होगा, ना आसाब में होगा, किसी में नहीं होगा। सुदा की जब बात चलेगी, हेडेक की बात चलेगी, तो सिर्फ आज़ा की बात चलेगी। अब ये हो सकता है कि वो जो सर में दर्द हो रहा हो, वो किसी जिस वजह से हो रहा हो, उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो या कुछ और इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, लेकिन जो मेन जो दर्द होगा वो सर के आज़ा में होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा ये पॉइंट, सर के आज़ा में जो पैदा दर्द होता है वो हम सुदा कहलाता है। इसकी जो मेन जो 2 बड़ी इकसाम हैं, एक तो है सुदाए हाड़ सादा और दूसरी है सुदाए बारिश सादा। सुदाए हाड़ सादा जो है, ये भी 2 तरह का होता है। सुदाए हाड़ सादा ये 2 तरह का होता है। 2 तरह का किस तरह से होता है? एक तो होता है ये खारजी, बाहरी असरात की वजह से जो दर्द सर होगा वो होगा। एक होता है दाखिली, कोई चीज़ हमने इंटरनली यूज़ करी है, उसकी वजह से वो जो दर्द हो रहा है सर के अंदर, वो दाखिली में आएगा। और ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होंगी बारिद में भी और हार में भी। अब बात कर लेते हैं हम सुदाए हाड़ सादा खारजी की, यानी कि वो दर्द सर जो हरारत की वजह से, वो भी हरारत ऐसी जो इंटरनली नहीं है, बाहर किसी वजह से, हमें जैसे लू लग गई तो ज़रबतुश शम्स हुआ, तो उसके वजह से जो सर में दर्द होगा, इंटरनली कोई चीज़ हमने नहीं ली थी, तो उसकी वजह से जो दर्द सर होगा वो सुदाए हाड़ सादा खारजी। आग के पास बैठे थे, बहुत ज़्यादा हीट इंटेंसिटी थी, भट्टे के पास बैठे थे आप, सर घर में आए लौट के, आपके सर में दर्द होने लगा, तो बाहर से एक्सपोजर हुआ, बहुत तेज़ आग लग गई थी या झुलस गए, उसके बाद अगर सर में दर्द होता है तो वो सुदाए आपका हाड़ सादा खारजी, ठीक है। और इसको सुदा को हम एहतराक़ी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हरारत बहुत ज़्यादा होती है। बाहर से एक्सपोजर होने की छोटी मोटी हरारत से सर में दर्द नहीं होता है, बाहर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, उसके आप कंपेयर, आप उसके उसमें आएंगे, इफेक्ट में आएंगे, तो आपको जो है सुदाए एहतराक़ी इसलिए कहा जाता है।
अब इसमें दिया हुआ जैसे धूप या आग की वजह से ये होता है। अब इसकी जो सिम्टम और साइन है, इसका जो सबसे मेन साइन सिम्टम है कि इसका जो दर्द होगा वो आपके सर के बिल्कुल बीचों बीच में होगा, जिसको हम चिंदिया कहते हैं, तालू कहते हैं या फॉक कहते हैं। 3 नाम है इसके। ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है कि चिंदिया को क्या कहते हैं, तालू को क्या कहते हैं या फॉक क्या कहते हैं। ये तीनों सिनोनियम है आपस में। चिंदिया कह लीजिए आप, सर का बीच का हिस्सा कह लीजिए या फॉक कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो उसका खारजी का सुदाय हार खारजी का जो दर्द होगा आपके सादा वाले का, बिल्कुल बीचों बीच में होगा सर के, जिसको तालू भी कहते हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ ये आपको मिलेगी, एक तो आपके कानों में आवाज़ें आएंगी, बजनी आएंगी। इसको इंग्लिश में टिनाइटस कहते हैं। टिनाइटस ऐसी आवाज़ों को कहते हैं जिनका ज़हूर जो है बाहरी दुनिया में नहीं होता, लेकिन वो हमें सुनाई देती हैं। आप किसी शांत कमरे में बैठे होंगे, जो नॉर्मल होगा, जिसको ये सुधार नहीं हुआ होगा, उसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपको लगेगा कि कान में कुछ बज रहा है या कोई चीज़ एकदम से घंटी सी बजती हुई गई, बहुत तेज़ से कोई शोर सा मुझे सुनाई दिया। तो इस तरह के जो ख़यालात और जो आवाज़ आती हैं उसको हम टिनाइटस कहते हैं। और कान बजना, झनझन की आवाज़, कान झनझन, जैसा पैर सो जाता है झनझनाने लगता है, इस तरह से कान में झनझनाहट होने लगती है। कारूरा उतरजी होता है। अब उतरजी कारूरा क्या होता है, ये आप जब कारूरे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर कारूरे की बहुत सी इकसाम आएंगी, उसमें एक इकसाम कारूरा उतरजी होता है। हल्का सा दर्दी माइल होता है ये, और इस तरह का पेशाब आपको थोड़ा सा मिलेगा, आपको इस तरह से कारूरा। तो लेकिन ये आपको उसूल तिब में जब आप पढ़ेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं बताऊंगा तो आपको फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतना याद रखिए, कारूरा जो है उतरजी मिलता है इसके अंदर। और दवी, जिसको हम टिनाइटस कहते हैं, टिनाइटस को जो यूनानी अल्फाज है वो इसमें ये है कि इसको हम दवी कहते हैं। यानी कि जो हम अभी जिक्र कर रहे थे आवाज़ों का, जो कान में हमें सुनाई देती हैं, जो बाहरी दुनिया में मौजूद नहीं होती, उन्हें हम दवी कहते हैं। दवी, और इंग्लिश में उसको हम टिनाइटस कहते हैं। और चिंदिया का मैंने आपको बताया उम्र रास, इसको उम्र रास भी कहते हैं या फौक भी कहते हैं और तालू भी कहा जाता है। तो सवाल आ सकता है कि उम्र रास क्या होता है, ये या फौक क्या होता है। यानी कि चारों चीज़ों को एक को क्वेश्चन बनाकर बाकी 3 को ये ऑप्शन बना दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन बहुत आसानी से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उम्र रास हुआ या फौक हुआ, तालू हुआ या चिंदिया हुआ, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक दूसरे के लिए सिनोनियम का काम करती हैं। अब ये जो दर्द सर है, इस किस्म के दर्द में बोझ और तनाव नहीं होता। बोझ, सर में भारीपन जो होता है, सर खींचा खींचा महसूस रहता है, इस तरह का ये फील नहीं होता। सिर्फ पेशेंट को क्या महसूस होता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है ओनली, वो न उसे चक्कर भी नहीं आएंगे। चक्कर के साथ ही हमेशा जो है ना थोड़ा बहुत वो रहता है। ज़्यादातर कभी कभी होता है कि चक्कर के बिना भी बोझ मिल जाता है और बोझ के बिना भी चक्कर मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बोझ के साथ चक्कर मौजूद होते हैं। तो भारीपन नहीं होगा, सर घूमेगा नहीं उसका, ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम डम हो गया बिल्कुल। तो सर में जो है उसके बोझ नहीं होगा। अच्छा, इसका जो इलाज, अभी अलामात हो गई, असबाब हमने इसके ज़िक्र कर लिए। इसमें जो इलाज में जो है, आप सर में आप इसमें तरी पहुंचाइए, सर में ठंडे रोगन लगाइए, क्योंकि भाई गर्म चीज़ से हुआ तो हम इलाज में ज़िद करते हैं यूनानी के अंदर। लेकिन जालिनूस का एक कॉल है, ये नाम याद कर लीजिए। जालिनूस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालिनूस ने सर के पिछले हिस्से में तरी देने को मना किया है। मने की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको करेक्ट करेंगे हम अगली बार। जालिनूस ने सर के पिछले हिस्से में तरी देने को मना किया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे सर में तरी ना दी जाए। सर में तो ठंडे ठंडे रोगन भी लगाने पड़ेंगे, ठंडे आपको बाहर की जो तदाबीर हैं वो करनी पड़ेंगी, लेकिन पिछले हिस्से में जालिनूस ने मना किया है कि आप पिछले हिस्से में आप इसको ना छेड़ें, क्योंकि दर्द जो है हमारे बीच के मकाम में हो रहा है। तो इनका ये कॉल है, और इसको आप हाईलाइट करके लिख लें कि भाई किसने मना किया था कि अगर हमें सादा खारजी होता है तो सर के पिछले हिस्से में हम सर्दी ना पहुँचाएँ या ठंडे रोगन का इस्तेमाल पीछे मौखर दिमाग की तरफ ना करें। तो ये जालिनूस ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है और बहुत बार आया है। तो इसको आप लिख लें कि जालिनूस ने ही मना किया था। इसके अंदर हम मेनली क्या करते हैं, हम दवाएं जो हैं इंजेस्टिबल या मुंह के ज़रिए दवाओं को हम खाने वाली दवाएं नहीं देते। इसके मेनली जो इसका इलाज किया जाता है, क्योंकि बाहरी उससे हुआ है ये, तो इंटरनली तो किसी चीज़ के हुआ नहीं है, तो हम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करी जाती हैं जो ठंडी हों, मुबर्रद हों
और वो काफ़ी होती हैं। ठंडे शरबत पिला दीजिए आप, मतलब फ्रूट्स वाले जो ठंडे फ्रूट्स होते हैं उस तरह के, बाहर से ठंडी तदाबीर कर दीजिए, नुतूल कर दीजिए, कुछ ठंडे तेल होते हैं, बाबूना है वगैरह है, ये आप उनके सर में लगा दीजिए, इससे ही ये ठीक हो जाता है। और जालीनूस के बाद एक नाम और आता है राज़ी का। राज़ी ने जो कहा है कि इसका जो इलाज है बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, खाली हम बाहरी तदाबीर कर लेंगे, कुछ ग़िज़ा दवाई इस्तेमाल करा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके अंदर इंटरनल दवाओं की कोई ज़्यादा कोई नुस्खा देने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। अब सुदाए बारिद हाड़ सादा की जो दूसरी किस्म होती है वो होती है हाड़ सादा दाखिली, यानी कि ये जो सुदा हो रहा है हाड़ सादा दाखिली, ये इंटरनल किसी गर्म अशिया के इस्तेमाल की वजह से ये सुदा लाहक हो रहा है, या तो हमने कोई गर्म दवाएं इस्तेमाल की हैं या कोई गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल की है, तो उसकी वजह से ये हमें सुदा लाहक होता है। और इसके अंदर एक साइन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कतलक। अब ये कतलक क्या होता है, वहाँ तो हमें दवी मिला था इससे पहले वाले हिस्से में, इसमें हमें कतलक पाया जा रहा है। तो कतलक ऐसा होता है कि मरीज़ को सुकून नहीं मिलता, उसे नींद भी एक तो कम आती है, पहली बात तो इसके अंदर नींद कम आती है, तो वो एक करवट पे लेटा होता है, फिर उसे एकदम से वो घबराहट होती है, फिर वो दूसरी करवट बदल लेता है, फिर दूसरी करवट से वो करवटें बदलता रहता है। तो करवटें बदलता रहना, बेचैनी, बेकरारी, करवटें बदलना, इन सब चीज़ों का जो मिक्सचर है, इन सब चीज़ों को मिला के जो एक बीमारी पैदा होती है उसे हम कतलक कहते हैं। और कतलक सुदाए बाहर सादा दाखिली इंटरनल वाले में पाया जाता है। एक्सटर्नल वाला जो सुदा था उसके अंदर हमें सबके साथ एक एक टर्मिनोलॉजी मंसूब कर दी गई है इसके अंदर, और क्वेश्चन भी इसी तरह के आ सकता है। टिनाइटस हमें उसके अंदर मिल रहा था, खारजी के अंदर सुदाए हाड़ सादा खारजी में, और दाखिली में क्या मिल रहा है हमें कतलक मिल रहा है। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें पीछे का थोड़ा सा रिकैप करते रहना चाहिए, ताकि हमें कंपैरिजन होता रहे कि भाई कतलक इसमें है, कहीं ऐसा तो नहीं कतलक उसमें था, तो फ़ौरन उसको हम ये सोचें। जब ऐसा नहीं कि जब मैं क्लास ले रहा हूँ तभी ये बात सब पे लागू होती है, जब आप खुद स्टडी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप भी कोई अगर टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आती है कि उसकी जो एक ख़ास सिम्टम है, एक ख़ास साइन है, जैसे कतलक है, तो अब आपने सोचा कतलक तो इसमें मिल रहा है, तो उससे पहले वाले में जो हमने पढ़ा था वो किस में मिल रहा था, तो उसको आपको तभी रिकैप करना होगा। तो आपका हमेशा कन्फ्यूज़न, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे कतलक आ जाए, चाहे टिनाइटस आ जाए, चाहे बतून शरीफ आ जाए, चाहे बतून काज़िब आ जाए, क्योंकि आप जब एक चीज़ पढ़ रहे हैं और पीछे का फ़ौरन आप पेज पलट के आपने रिकॉल कर लिया कि हाँ ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है, तो कभी भी आप में जब भी चार ऑप्शन एक से लगेंगे आपको, फ़ौरन आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू कैन ऑप्ट द करेक्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो ये हमेशा आप करिए, ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत आपके काम आएगी। बस थोड़ा 2-3 पन्ने आपको पीछे पलटने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। सुदाए हाड़ सादा दाखिली चल रहा था, कतलक हो गया, इसके अंदर नींद की कमी जाहिर सी बात है जब कतलक मिल रहा है। अब क्योंकि ये इंटरनली हुई तो इसके अंदर एक चीज़ मिलती है, हवास मुकद्दर होते हैं, थोड़ा सा परेशान होता है, बेचैन होता है आदमी, घबराहट होती है, तो उसे कुछ ख्याल नहीं रहता मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी, क्या करा था, तो थोड़े से हवास उसके अंदर मुकद्दर हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनली दवाओं की वजह से हुआ है। अगर आप ये समझ लीजिए, अगर आप कोई दवा ले रहे हैं उसका कोई रिएक्शन हो जाए और उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़ का, तो वो भी इसी के ज़ुमरे में आएगा। इलाज अभी जो उसमें था, हमने रोगनों की मालिश करवा रहे थे, इससे पहले वाले में ठंडे रोगनों की मालिश करवा रहे थे, नूतूल करवा रहे थे। इसके अंदर हम क्या इंटरनली यूज़ कराएंगे, हम शरबत है, जैसे नीलोफर का शरबत है, उन्नाब का है, तमर हिंदी है, इनको हम पिलाएंगे। इसको हम दवा, उसमें सिर्फ ग़िज़ाओं से काम हो गया था, इसमें थोड़ी सी आप चाहें दवाई इस्तेमाल करा सकते हैं, पहले या 2 दर्जे की, इससे ज़्यादा की नहीं। और इसके माऊ शहीर इसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है, माऊ शहीर। और फिर जालीनूस का नाम आ रहा है इसके अंदर, जो माऊ शहीर है, माऊ शहीर कहते हैं जौ को। तो जौ का जो पानी होता है, जौ का पानी बनाया जाता है, अब सैदला में इसका जिक्र होगा कि माऊ शहीर कैसे बनाया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो माऊ शहीर जब बनाएंगे, माऊ शहीर के अंदर जालीनूस ने इसकी 10 खूबियाँ बताई हैं। अब 10 खूबियाँ जो बताई हैं उसमें कि किस किस मर्ज़ में ये इस्तेमाल हो सकता है और कब कब हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, एक पूरी उस पर बहस है, वो किसी दिन टाइम होगा तो मैं अलग से आपको इसका डिस्कशन करके बताऊंगा। और लगाने के लिए कुर्से मुसल्लस आती है, इसका आप तिला कर सकते हैं, थोड़ा सा वो मिलेगी, राहत मिलेगी, इंसान को सुकून मिलेगा कुर्से मुसल्लस से।
उसको घिस के आप इसको तिला कर सकते हैं, आँखों के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर, सर के ऊपर कर सकते हैं। तो ये हमारे सुदा जो हमारा हाड़ सादा था और ये ख़त्म हो गया, इसके दोनों दाखिली और खारजी। इसके बाद आती है सुदाय बारिद सादा। जो सुदाय बारिद है ये भी दो तरह का है, एक तो बारिद सादा दाखिली और बारिद सादा खारजी। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, कत्लक हुआ, टिनाइटिस हुआ, दोनों सुदा में एक एक चीज़ मिल गई। अब बारिद सादा खारजी में आया तो ये कैसे अकेले रह जाते, इन्होंने भी एक नई चीज़ लॉन्च करी है। अब जो सुदाय बारिद सादा को इनको जो नाम दिया है वो खबता दिया गया है, खबता। सुदाय बारिद सादा खारजी को खबता कहते हैं। किसे कहते हैं खबता? सुदाय बारिद सादा खारजी को खबता कहते हैं। कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कत्ल से करने की ज़रूरत है, ना टिनाइटस से करने की ज़रूरत है, बस ये आप याद कर लीजिए। और मेनली ये है, एक चीज़ को आप 10-10 बार याद करिए और लिख कर याद करिए। कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ें, आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, उसको आप लिखिए। इवन आप कितनी भी गंदी राइटिंग में लिखिए, आपको ख़ुद का लिखा हुआ समझ में नहीं आए, लेकिन आप उसको लिख लीजिए कि भाई सुदाय बारिद सादा खारजी को खबता कहते हैं। आप देखिए भी मत कॉपी की तरफ। जब आपका पेन चलता रहेगा और आप जहन नशीन करते रहेंगे तो और जल्दी आपको याद होगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत आपके काम आएंगे, आपका कोर्स बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। 6-7 महीने में इंशाल्लाह ताला पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर रिवीजन तो आपका ऐसा हुआ करेगा कि 3-3 दिन में पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। बहुत ईजी हो जाता है अगर आप पंक्चुअलिटी के साथ एक दिमाग आपने सेटअप कर लिया कि मुझे 4 घंटे रोज़ देने ही देने हैं, मेरा ड्रीम ये है, मुझे अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच लेनी है, तो इंशाल्लाह ताला कोई रोकने वाला नहीं है आपको। खबता के बाद इसका दर्द जो है सर के पिछले हिस्से में हुआ करता है। अब सर के पिछले हिस्से में हुआ करता है, इससे पहले अभी हमने एक बात करी कि सर के बीच में हिस्से में हुआ करता है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा भाई ये तो दर्द सर के पिछले हिस्से में हो रहा है, अभी जो सर ने बताया था कि वो चिंदिया या फॉक की बात चल रही थी, वो कौन सा दर्द सर था, तो आपको फिर एक बार पीछे जाना पड़ेगा। 2-3 मिनट लगेंगे और कम ही टाइम लगेगा। आप परेशान ना हो कि भाई सर बार बार कहने के पीछे जाना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको। तो वो सुदाय हाड़ सादा जो हमने पढ़ा था खारजी वाला, उसमें जो चिंदिया या फॉक में जो दर्द हो रहा था वो बीच में हो रहा था, लेकिन सुदाय बारिद सादा खारजी में जो दर्द हो रहा है सर के पिछले हिस्से में हो रहा है। तो पीछे जाएंगे, एक बार रिकॉल करेंगे, याद हो जाएगा। इसके अंदर ये 2 मेन सिम्टम मिलते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लतीफ़ ग़िज़ा इस्तेमाल करा सकते हैं, भपारा इस्तेमाल करा सकते हैं, भपारा की स्पेलिंग गलत है, सॉरी फॉर दैट। हमाम इस्तेमाल कराएंगे क्योंकि वो बारिद है तो जाहिर सी बात है हमाम तो गर्म ही होगा, तो हमाम कराएंगे, उससे फ़ायदा मिलेगा। तकमीद करा सकते हैं, तकमीद गर्म होगी, हार्ड तकमीद होगी, बारिद नहीं होगी। और इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है सुदाय बारिद सादा दाखिली। ये अभी खारजी था, अब आता है दाखिली। साइन सिम्टम लगभग सेम होंगे इसके। और ये जो दाखिली है, ये हमने कोई ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ली हैं, कुछ ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर ली हैं, कुछ ठंडी दवाएं भी होती हैं जो आदमी इस्तेमाल कर लेता है, ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल, ज़्यादा आइसक्रीम का इस्तेमाल, बहुत शादी ब्याह में कहीं गए, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, सर्दी का मौसम भी था उसमें भी फिर हमने ये सब किया, तो ये सुदा लाक हो जाता है बारिद सादा दाखिली। इसमें गर्म रोगन जैसे रोगन सोसन, रोगन चमेली, मर्जनजोश, ये जो गर्म रोगनियात हैं इनके हम तेल इस्तेमाल करा सकते हैं। आगे जो जिक्र है कि मुश्क अंबर, ये जो मुश्क अंबर है अगर ये प्योर फॉर्म में मौजूद है तो इनको सूंघाया जा सकता है शमूम के तौर पे। इसको हम सूंघाने से हमें ये फ़ायदा मिलेगा और ये हरारत देंगे आपके दिमाग को। इसके अलावा गर्म ज़िमाद आप करा सकते हैं, सर पे कराइए, पीछे कराइए। इसके बाद ये हमारा सुदा जो है हाड़ सादा और बारिद तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अब एक सुदा और ले लेते हैं हम, खाली सुदा दमवी, खिलतों वाले सुदा शुरू हो जाएंगे, तो मैं इसको आगे इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाता चलूँगा। फ़िलहाल एक दर्द सुदाय हम दमवी के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अब जो नई बुक्स आ रही हैं मौलियात की, या अगर हम अपनी रहबर मौलियात भी देखें तो उसके अंदर बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट सब चीज़ अच्छी दी हुई है इसके अंदर, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं है। जैसे आप दर्द खूनी या सुदाय दमवी को सेंग्यूनी हेडेक कहा जाता है, ये आपको शरह असबाब में ही मिलेगा, ये किसी और बुक में भी मिल सकता है, लेकिन जो मोस्टली मैंने देखा, जो मैंने नोट्स बनाए, तो
AMU के कुछ साल पहले के अगर आप पेपर उठा के देखें 8-10 साल पहले के, तो उसमें इस तरह की इस्तिलाहात पूछी जा चुकी हैं कि दर्द खूनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप उसमें ऑप्शन दे दिए ब्लडी हेडेक, सैंग्यूनिक हेडेक, हाइपरटेंसिव हेडेक। तो अब आप नई बुक से पढ़ रहे हैं, उसमें उसका उन्होंने इंग्लिश में तज़किरा ही नहीं किया, क्योंकि ये तो एकदम टर्मिनोलॉजी आप देखें ना, सैंग्यून हेडेक अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आप हाइपरटेंसिव और ब्लडी की तरफ फ़ौरन आपका दिमाग जाएगा अगर आपको सैंग्यून के बारे में नहीं पता होगा तो। और ये सफ़रा से मिलता जुलता, आप सोचोगे कि सफ़रा वाला नहीं हो कहीं। तो इसलिए एक बार शरह इसबाब को भी जब आप अपने नोट्स तो मैं कहूँगा बनाएं, आप शरह इसबाब को भी कंसीडर करें, उस पर टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हुई है। या अगर आप शरह इसबाब से नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो एक बार उसे रफली पढ़िए, एक नावल की तरह पढ़िए, एक कहानी की तरह पढ़िए, पार्ट टाइम में पढ़िए, एंटरटेनमेंट के तौर पर पढ़िए, लेकिन पढ़िए। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़ते पढ़ते जहन नशीन हो जाएंगी। जब भी हम कोई अच्छा नावल या अच्छी बुक पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जहन नशीन हो जाती हैं। तो वो कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो आप शरह इसबाब बिल्कुल पढ़ें, लेकिन शरह इसबाब क्योंकि आप पे काफ़ी टाइम है, 7-8-9 महीने का टाइम है, तो आप शरह इसबाब पढ़ सकते हैं। रहबर मौलियात तो है ही है लास्ट में, तो उसमें आपको इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जितनी शरह इसबाब में आपको मिलेगी। सबसे बेस्ट बुक है, कितनी भी बुकें आ जाएँ, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो भी ईजी है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है उसके अंदर, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है। उसको एक बार आप पढ़ते जाइए। आप उस नोट्स बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, छोड़ दीजिए। कोई इंपॉर्टेंट आपको अगर पॉइंट मिले उसको मार्क कर दिए, छोड़ दीजिए। मार्क करके मैं ये नहीं कहता नोट डाउन करिए। अगली बार आप जब पूरी बुक पढ़ चुके होंगे फिर आपको खुद लगेगा यार वो मैंने उसके अंदर छोड़े थे वो मार्क करे हुए, ला उसको एक जगह नोट बना लूँ, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ कम टू सैंग्यूनी हेडेक। इसको जो असबाब हैं इसके, वो हाइपरटेंशन है, ब्लड टॉक्सिसिटी है, ब्लड में कोई चीज़ सहमियती असरात किसी चीज़ की वजह से आ गए तो ब्लड टॉक्सिसिटी की वजह से ये सैंग्यूनिन हेडेक हो सकता है। और इम्तलाए दम की वजह से हो सकता है। इम्तलाए दम और हाइपरटेंशन दोनों एक से लग रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। अलामात में इसमें क्या है, अभी हमने जिक्र किया था बोझ का, तो इसमें क्या है, जो ब्लडी क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, इम्तलाए दम की वजह से हो रहा है, ब्लड टॉक्सिसिटी की वजह से हो रहा है, तो एक प्रेशर क्रिएट रहता है हमारे आर्टरीज़ के अंदर, जिस वजह से जब हाइपरटेंसिव ही मान लीजिए, मेनली जो दर्द होता है ये दमवी वाला, तो मेनली हाइपरटेंशन की वजह से ही होता है, बाकी दो को आप छोड़ दीजिए। तो अगर वैसे भी बीपी अगर किसी का बढ़ जाता है, अगर नॉर्मल हम उससे देखें एलोपैथी की तरह से, तो भी सर में दर्द होने लगता है, फिर वो बीपी की दवा लेता है तो दर्द भी ठीक हो जाता है। तो इसमें बोझ मिलेगा आपको, भाई सर भारी भारी रहेगा और हल्का सा दर्द भी होगा, साथ में भारीपन भी होगा। चेहरे पे एडिमा हो सकता है, जिसको हम यूनानी में तहब्बुज कहते हैं। टर्मिनोलॉजीज़ भी मैं आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, इन्होंने इस्तिलाहात भी अच्छी बात है अगर याद है, अगर नहीं है तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे हमारे BOMS के कॉलेजेस हैं, सबकी पढ़ाई का मेयार एक सा नहीं होता, और कुछ बच्चे भी हमारे रेगुलर पढ़ते हैं, कुछ रेगुलर नहीं पढ़ते। किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। तो हर चीज़ हमें बिल्कुल शुरू से इस तरह से पढ़नी होगी कि हमें कुछ नहीं आता, मेनली फॉर फ्रेशर। तो एक एक चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है। पढ़ते तहब्बुज का मतलब भी हमें मालूम होना चाहिए कि एडिमा को कहते हैं। वैसे आप लोगों को सबको मालूम होगा, नो डाउट, बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके साथ चक्कर भी होते हैं। मैंने बताया था आपको बोझ के साथ मेनली चक्कर हमेशा मिलते हैं, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में बोझ अलग मिलेगा, चक्कर भी मिलेंगे, दोनों चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। नब्ज़ क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है मेनली, तो नब्ज़ आपको अजीम मिलेगी, सरी मिलेगी, यानी कि अजीम होगी, ऊंचाई की तरफ होगी। इसके अंदर जब आप नफ्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे नफ्स की जो इक़साम है उसके अंदर अजीम, सरी, मुतवातिर इस तरह से आएगी, तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कारूरा इसके अंदर गलीज़ होगा। कारूरा गलीज़ क्यों होगा? हाइपरटेंसिव आर्टरीज़ हो रही हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है हमारे अंदर, तो ब्लड की विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। जब ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, परफ्यूजन रेट कम हो जाएगा, किडनी की जो यूरिन का वो जो आउटपुट है वो थोड़ा सा डिलेड होगा, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन उसके अंदर बढ़ेगी। तो इस वजह से कारूरा जो है हमारा इसके अंदर गलीज़ मिलेगा। इलाज जो है मेनली सबब का किया जाता है। मेनली अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप अगर जो दवा ले रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर हम मॉडर्न की तरफ देखें तो आपको दवा लेनी पड़ेगी और ठीक हो जाएंगे। यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारा जो मेन है, तो हम इसमें क्या करते हैं, कीफ़ाल की फसद खोलते हैं। कीफ़ाल ये फसद में पढ़ेंगे आप।
ये भी फिर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा फसद के बारे में बताने के लिए। तो इसमें इतना याद कर लीजिएगा आपको अभी फ़िलहाल कि हमें कीफ़ाल की फसद खोलनी है। कीफ़ाल हुआ, आपका सिफेलिक हुई, बेसिलिक हुई, इस तरह से जो वेन्स हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, एक वेन के लिए 4-5 ऊपर की जो ऑर्गन्स हैं उसके लिए अलग होती हैं, बीच के हमारे रेस्पिरेटरी की और जो मिड लाइन की जो ऑर्गन्स है उसके लिए अलग, और लोअर के लिए अलग फसद खोली जाती है। तो कीफ़ाल ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ दर्द खूनी या सुदाय दमवी में ही खोलनी है। कीफ़ाल की फसद और भी अमराज में खुलती है। मेनली जो कीफ़ाल की फसद है अमराज रास में हम इस्तेमाल करते हैं। जो सर की बीमारियां होती हैं उसमें कीफ़ाल, इसके सर के बीमारियों में और भी बीमारियां आ सकती हैं, दूसरे सुदा आ सकते हैं, माइग्रेन आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी आ सकता है, सुदाय बैतखूज़ा आ सकता है, सुदाय शिरकी मेहंदी आ सकता है। तो जो मेनली जो कीफ़ाल की फसद है वो सर और गर्दन के जो मेन अमराज हैं उसके अंदर हम इसकी फसद खोलते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि जो मर्ज़ है हमारा सर से या गर्दन से जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन आ जाता है आपको कि कौन सी फसद खोलनी है, तो आप आँख बंद करके कीफ़ाल लगा दीजिए, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा क्वेश्चन आपका। और ठंडे शरबत इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और ठंडे रोगनियात का हम इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा दर्द खूनी या सैंग्यूनी हेडेक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इतना ही थोड़ा थोड़ा याद करते चलिएगा। अच्छा, एक ज़िक्र और आता है, जैसे हम भपारा वगैरह जो देते हैं या बखूर कराते हैं कुछ दवाओं को जला के सर के लिए, तो उसको हम एक देग, एक पहले जो, अब तो किसी चीज़ में भी आप डाल के उसको करा दीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर एक छोटी सी देग आती थी जिसको हम कुमकुम या कमकम कहते थे। तो वो एक जो कमकम है वो किसी चिड़िया का नाम नहीं, किसी परिंदे का नाम नहीं है, किसी दवाई का नाम नहीं है, बल्कि एक देग का नाम है। तो ये आप पॉइंट नोट आउट कर लीजिएगा, ये कभी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कमकुम या कमकम, काफ मीम, कमकम किसे कहते हैं। तो कमकम जो है एक देग का नाम है, या एक आपको उसमें बर्तन का नाम भी आ सकता है, या कोई एक छोटी सुराही की तरह भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये इसी में इस्तेमाल होता है मेनली, जो हमारे दर्द सर के जो जितने भी अमराज होते हैं उसमें जब हम भपारा दिलाते हैं या बखूर कराते हैं तो उसके अंदर उन दवाओं को डाल के उसके ज़रिए हम उसको सुंघाते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ में जल्दी डिस्कस करेंगे, इससे आगे का हम पढ़ेंगे और डिटेल में जितना आपको मैं कर सकता था मैं पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। लेक्चर अगर आपको ज़्यादा लंबा लगा या बहुत डिटेल ज़्यादा लगी तो आप मुझे बताइएगा ग्रुप के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा और कम कर दूँगा। लेकिन इस तरह से भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और शॉर्टकट में ही पढ़ा सकता हूँ। कोर्स इंशाल्लाह ताला जैसे आप चाहें आपका कोर्स वक्त से पहले कंप्लीट होगा, और जो भी नई नई चीज़ें आएंगी वो आपको बताते रहेंगे। और फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बहरहाल और आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और आप लेक्चर इंशाल्लाह ताला होते रहेंगे। हमारी अपनी प्ले स्टोर पे ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए और उसको आप देखें, और हमारे लेक्चर्स वगैरह जो होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।